नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक अपना आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित है। तो हम इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है उनको करने वाले हैं, ताकि आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कर सकें, अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें। आनुवंशिकता का जनक किसको माना जाता है? तो ये मेंडल है आनुवंशिकता के जनक के। मेंडल के प्रयोग किस पादप पर किए गए थे? तो ये मटर पे किए गए थे। एकल संकर संस्करण जो संकरण है, प्रयोग पे आधारित नियम है, वो कौन सा है? तो वो नियम है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। जैसे कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तो उनमें से ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। प्राकृतिक वर्णवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यह है डार्विन। प्राकृतिक वर्णवाद के प्रवर्तक। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1 जोड़ी होती है मानव लिंग गुणसूत्रों की संख्या। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के उग्रपाद। जो अग्रपाद होते हैं, कुत्ते के आगे के पैर और मानव के हाथ, समजात अंग है। और हमारे दांत और हाथी के दांत, लाल आलू और घास के जो ऊपरी भूस्तरी होती है उस ये, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से हमारी अधिक समानता है, यानी मानव की विकास के दृष्टिकोण से देखें कि किस तरीके से विकास हुआ है, तो चिंपैंजी से हमारी ज़्यादा समानता है। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? ऐसा क्या कारण था कि मेंडल ने जो पौधा मटर का ही लिया, किसी और पौधा क्यों नहीं लिया? तो मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण जो स्थूल रूप से हैं वो दिखाई देते हैं, और इसका जीवन काल छोटा होता है। सामान्यतः परागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी करवाया जा सकता है। इसमें ये भी गुण है, इसलिए एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, ये भी इसका प्रमुख कारण रहा है। प्रभाविता के नियम को आरेख द्वारा समझाना है। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसको आरेख द्वारा समझाना है। तो मटर के 2 पौधे के मध्य एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, एकल संक्रमण करवाया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, तो इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। और जो लक्षण प्रकट नहीं होते वो लक्षण अप्रभावी कहलाते हैं। इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों का संकरण करवाया जाता है यहाँ। तो ये टी लंबा पौधा और कैपिटल टी में तो लंबा पौधा और स्मॉल टी में बौना पौधा दिखाया गया, दोनों में संकरण करवाते हैं। तो इस टी का इस टी से करवाएंगे, तो ये कैपिटल और स्मॉल, फिर इसका और इसका करवाएंगे, तो फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रभाविता का नियम काम कर रहा है। ये F2 का मतलब दूसरी पीढ़ी में आप देख सकते हैं लक्षण 3.1 और जीन अनुपात क्या रहा? 1:1:2:1। द्विसंकरण से समझाइए, द्विसंकरण क्या है ये समझाना है। लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, तो ये द्विसंकरण को दिखाया गया है इसमें। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? आरेख द्वारा समझाना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना, लिंग निर्धारण वाला। मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको बिल्कुल सही सीखना है इसको। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इसमें 22 जोड़ी अलिंगी होते हैं और 1 जोड़ी होता है वो लिंग गुणसूत्र के होते हैं। पिता में XY तो माता में XX होते हैं। सभी बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये माता के X गुणसूत्र ही प्राप्त करते हैं, जबकि पिता से X गुणसूत्र या Y गुणसूत्र, लड़का होगा तो Y गुणसूत्र प्राप्त होगा और लड़की होगी तो X गुणसूत्र। ये डायग्राम द्वारा आप देख सकते हैं, ये नर में XY, मादा में XX। तो ये किस तरीके से इनका संकरण होता है, तो लड़का या लड़की की संभावना होती है। नई जाति के उद्भव में कौन से कारक सहायक हैं और उनको देख सकते हैं आप।
ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, समजात और समरूप अंग कौन से होते हैं। तो समजात अंग वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य भिन्न भिन्न हो, उसे समजात कहेंगे। जैसे अपने पीछे देखा था कि मानव के हाथ और कुत्ते का जो आगे का पाँव है उसकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य तो भिन्न भिन्न है। मानव के हाथ में पकड़ने का कार्य करता है, पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ ऐसे अंग जिनकी समरूप अंगों की बात करें तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य समान हो। जैसे चमगादड़ के पंख हैं वो भी उड़ने का काम करते हैं, तो पक्षी के पंख हैं वो भी उड़ने का काम करते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधियाँ। तो जीवाश्म की आयु किस विधि से, ये पूछ लिया जाता है। तो जीवाश्म क्या है ये तो आपको पता है, लेकिन इसकी विधि जीवाश्म फॉसिल डेटिंग या जीवाश्म डेटिंग विधि द्वारा इसका जीवाश्म प्रक्रम किस प्रकार के प्रक्रम का योगदान है, तो ये आप इसको करें। आणविक जाति वृत्त क्या है, इस पे इसको कर सकते हैं आप। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था। अवशेषीय अंग किसे कहते हैं, पृथक्करण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो अवशेषीय अंग ये भी मोस्ट प्रश्न है अपना, कौन कौन से होते हैं अवशेषीय अंग। जिन प्राणी के शरीर में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कार्य की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, वो अवशेषीय अंग कहलाते हैं। जैसे मानव नेत्र की जो निमेषक पटल है वो कर्ण पल्लव पेशियाँ जैव विकास में देख सकते हैं आप। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, कहाँ पे होता है, सबसे अधिक निर्वात में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कब होता है, कांच में। एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनेगा उत्तल दर्पण से। किस वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण और लेंस कौन सा होगा, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का सूत्र लिखना है, तो गोलीय दर्पण का सूत्र आप लिखें। इसमें से कौन सा सही है, 1/f और बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u गोलीय दर्पण का सूत्र। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो ये 40 सेंटीमीटर होगी। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसकी वो जो फोकस दूरी दे रखी है f और वक्रता त्रिज्या r हो तो किस से दर्शाएंगे, f बराबर r/2। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का, मिट्टी का नहीं किया जाता। कौन सी घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो कौन सी घटना होती है, अपवर्तन के कारण पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस दर्पण में संभव है या तो समतल या उत्तल दर्पण में संभव है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है कौन सा है, दोनों अवतल। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो वो होगी 2.26 यानी 2.26 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। परावर्तन के नियम लागू कहाँ होते हैं, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए होंगे परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन की घटना आपतन कोण I तो परावर्तन कोण R है, तो सही संबंध कौन सा होगा, तो I बराबर R।
उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र कहेंगे उसको। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन। और लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश किरण का लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें कौन से दर्पण कहेंगे? गोलीय दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रीय होता है उन्हें कौन से दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तनांक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रीय होता है उन्हें कहते हैं उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने पथ से विचलित हुए लेंस के बाहर सीधी निकल जाती है उसे कहते हैं प्रकाश केंद्र। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक। सर्वाधिक आपतक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। वाहनों के पश्चिम और पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में काम में लिया जाता है, वो होता है अवतल दर्पण। गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताना है आपको। और दूसरा है अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है वह अंदर की ओर और गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तनांक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहाँ उपयोग में लिया जाता है? उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग में लिया जाता है? ऊपर देख लिया हमने। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने C और F के मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए और उसकी प्रकृति भी समझानी है कैसी बनेगी। तो प्रतिबिंब की आकृति इस प्रकार की बनेगी और वास्तविक और उल्टा होगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और बिंब को लेंस से कितनी दूरी रखेंगे उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन है वो भी ज्ञात करना है। तो अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा हो। तो ये आपको प्रतिबिंब की दूरी कहाँ रखनी है? फोकस दूरी कितनी रखनी है? बिंब की दूरी निकालनी है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसको हल कर लें। 1/u बराबर 1/-10 1/-15। तो किस तरीके से हल करेंगे? माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/10 प्लस 1/15। तो इसको फिर हल कर लें आप। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अवतल लेंस में फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए और गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी का नियम बताना है। ये इस तरीके से आप करें इनको। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रकार का वक्रता दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताना है, स्नेल का अपवर्तन नियम बताना है। इसको आराम से करें। PDF भी आपको मिलेगी। अगर आप PDF से पढ़ना चाह रहे हैं तो डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स। ये सभी प्रश्न आप आराम से हल करें और परीक्षा से पूरा अभ्यास करके एग्जाम में बैठें। आपके और आपके पेरेंट्स के सपने ज़रूर साकार होंगे। नेक्स्ट अपना प्रश्न होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार।